हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क कर रहे थे, हमने कुछ पोर्शन अपना कवर कर दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देखिए। कल हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, उसके मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, कैसे नहीं होते, कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें कल हमने समझी थी। अब अगर आज हम देखें कि इंडिया का पार्टीशन प्लान कब आया था, इंडिया का पार्टीशन प्लान कब आया था, 3 जून 1947। इसे 3rd जून प्लान भी कहते हैं। एक और नाम है इसका माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर ये आया था। अब अगर अपन देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, देखो यहाँ पे 3 अलग चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्नेचर कब हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। फिर उसमें सिग्नेचर करी गई 24 जनवरी 1950 पर, और उसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। अब ये भी याद रखना है कि सिग्नेचर 284 मेंबर्स ने की थी सिर्फ, क्योंकि यही प्रेजेंट थे। टोटल कितने मेंबर्स थे, कल अपन ने पढ़ा था 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें से 284 ही प्रेजेंट थे। तो उन्हीं लोगों ने सिग्नेचर करी थी। अब ये भी याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी सेशंस थे वो ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक, मतलब प्रेस वहाँ पे थी, पब्लिक वहाँ पे थी, सब लोग देख सकते थे कि अंदर हो क्या रहा है, भाई कर क्या रहे ये लोग। अब देखो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ड्रॉबैक क्या था कि ये जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पे इलेक्ट नहीं हुए थे। वो हमने कल ही देखा, कुछ लोग कंसेंट से भी हुए थे। दूसरी चीज़, कांग्रेस डोमिनेटेड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उसमें से 82% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस वाले थे। तो इसको बोल सकते हैं कि डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस वहाँ पर था। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे कि 28 मेंबर्स एससी कैटेगरी के भी थे, मतलब यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होती है उनको भी तवज्जो दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटीज़ थी जो अलग अलग सब्जेक्ट पे थी, जैसे कि यूनियन, स्टेट्स, ड्राफ्टिंग, प्रोविंसेस, ऐसी। अब ये सारी जो कमेटीज़ थी, मेजर कमेटीज़ थी, उनके मैक्सिमम जो चेयरमैन थे वो कौन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BR अम्बेडकर। अब BR अम्बेडकर की बात आई ही है तो ये याद रखना कि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, और जो अपन बोलते हैं ना पूरा प्लान, रफ में जो प्लान होता है वो ड्राफ्ट तैयार BR अम्बेडकर जी ने किया था। BR अम्बेडकर जी की एक और चीज़, ये बात याद रखना है आपको कि ये क्रिटिक थे, मतलब ये अपोज में बोलते थे कांग्रेस और गांधी जी के। इनका कहना था कि कांग्रेस और गांधी जी दोनों ने ही इतना कुछ काम नहीं किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC कैटेगरी। इनकी एक लाइन याद रखना, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है कि अच्छी लंबी चल जाए अगर उसके बेस में सोशल डेमोक्रेसी ना हो, सोशल कास्ट जो क्लासेस होती है उस बेसिस पे डेमोक्रेसी ना हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और चीज़ क्या करी थी, उसका काम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, उसने कॉन्क्रीट शेप दे दिया था, एक फॉर्म दिया था कि चीज़ें होनी कैसी चाहिए, और ये फॉर्म और शेप कहाँ से उसने उठाया, वो प्रिंसिपल्स से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में लोगों ने उठाए थे। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट की जितने भी प्रिंसिपल थे उसकी समरी कहाँ लिखी गई है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। अब अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, तो ये मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर है, उन्होंने पास किया था 1946 में। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एम होंगे क्या। इसकी कुछ मेन पॉइंट्स भी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जैसे कि इंडिया सबसे पहले इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक रहे। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है। टेरिटरीज जो है वो ऑटोनॉमस यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब उसमें खुद में उसका कंट्रोल करने का अधिकार होना चाहिए। 4th पॉइंट क्या कि ऑल पावर्स और जितनी भी अथॉरिटी है सब की सब पीपल के साथ होनी चाहिए। 5th, ऑल पीपल शुड बी गारंटीड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम। जितने भी इंडिया के लोग हैं उन लोग को जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम गारंटीड हो। 6th पॉइंट क्या कि माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। 7th पॉइंट क्या कि इंटीग्रिटी की बात करी गई है। और 8th पॉइंट वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आगे का डेफिनेशन पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट एनश्राइंड फंडामेंटल वैल्यूज एंड हाईएस्ट एस्पिरेशंस शेयर्ड बाय द पीपल। अब आपको ये बात समझ में आई कि इसमें जितने भी फंडामेंटल वैल्यूज़ है, जो लोगों की इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो शेयर्ड बाय द पीपल लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इतने सारे लोगों ने है तो डिफरेंसेस तो होंगे, डिस्कशन होते हैं, जहाँ पे डिस्कशन होता है वहाँ पे डिफरेंसेस आते ही आते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं इसलिए।
अब डिफरेंसेस तो हर मतलब जितने प्रोविजंस बनाए हैं हर प्रोविज़न पे डिस्कशन होकर डिफरेंस आया है, डिबेट हुआ है। सिर्फ एक ही प्रोविज़न था जिसमें कोई डिबेट नहीं हुई, वो था यूनिवर्सल सफ्रेज का। यूनिवर्सल सफ्रेज मतलब क्या होता है, 18+ अगर कोई इंसान है तो उसको वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो कोई सी भी जेंडर का हो, चाहे वो कोई सी भी कास्ट का हो। अब एक और चीज़ ये रही है कि इसके जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो कहाँ से लिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। कुछ ब्रिटिश से उठाया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ आयरिश, कुछ फ्रेंच, कैनेडियन, US। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें 5 चीज़ें उठाई गई है उसको याद करने का तरीका है द फ्लिप। द मतलब क्या, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। F से क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसने सबसे पहले जो क्राइटेरिया है फुलफिल कर लिया उससे वो जीत गया। L से मतलब क्या, लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। I से मतलब क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रूल। P से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, जिसमें 3 ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस हो। 3 ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब याद रखना कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर ये अपने 10th क्लास में पढ़ाया है। वर्टिकल डिवीजन पावर होता है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आ गया सेंटर, स्टेट और लोकल। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब तीनों एक ही लेवल पर हो और तीनों एक दूसरे को चेक करे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ क्या उठाया अपने, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये अपन को याद होगा ही क्योंकि अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ा था 9th क्लास में उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, फेडरल सिस्टम जिसके स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें पावर्स डिवाइडेड हो, पर पावर डिवाइड होने के बावजूद भी मैक्सिमम जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ऐसी फॉर्म जो होती है गवर्नमेंट की उसको क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया अपन ने, PIC मतलब क्या, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। I से होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और C से हो गया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और रिजिड मतलब क्या, इतने ईजिली भी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, हर इंस्टीट्यूशन को इक्वल तरीके से वेटेज दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि एक को बहुत ज़्यादा पावर दे दी और एक को बहुत ही कम दे दी। तो यहाँ तक अपना ये चीज़ ख़त्म होती है।